देखिए, आज अपन डिक्री पर बात करते हैं। आप सीपीसी में एक सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 यदि देखते हैं तो इसमें डिक्री की डेफिनेशन आपको दिखती है। यदि आपने डिक्री की डेफिनेशन को गंभीरता से पढ़ लिया और समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि डिक्री की डेफिनेशन के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीपीसी की समझ में आ जाएगी। जैसे कहते हैं कि एक तीर से आपने कई शिकार कर लिए हैं। Decree is a formal expression of an adjudication which determines the rights of the parties conclusively. Decree may be preliminary, decree may be final. Partly preliminary, partly final. This is the first part of the definition. इसको ही अपन अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, डिक्री को समझने के लिए आप थोड़ा सा डायग्रामेटिकल अप्रोच पर चलिए। जैसे डिक्री को अपन समझेंगे तो डिक्री को अपन एनेस्थीसिया दे देते हैं, उसको बेहोश कर लेते हैं कुछ समय के लिए, फिर उसको डिसेक्शन से ऑपरेशन से समझने का प्रयास करते हैं, उसका पेट चीरते हैं और उसके बाद देखते हैं कि डिक्री में क्या क्या है। इस बात को और समझ लीजिए साथ साथ कि सेकेंड ईयर तक तो आप लीगल फिजिशियन थे और जब आप थर्ड ईयर में आ गए तो यू हैव बिकम द लीगल सर्जन। आपको प्लीड करना पड़ेगा, आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, आपके प्रोविज़न को आपको इंटरप्रीट करना पड़ेगा। व्हाट मे बी द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न, ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोविज़न। आपके मुकदमे में आप किस तरह से इस प्रोविज़न पर बहस कर सकते हैं और आपके हक में आपके जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं और किस तरह से इस लॉ को आप पिरो सकते हैं और अदालत से रिलीफ ले सकते हैं, किस तरह से आप प्रेजेंट करें अपने केस को, किस तरह से बात को रखें और किस तरह से आप कानून को रखें जो अदालत के समझ में आ जाए और आपको रिलीफ मिल जाए। खैर, अपन बात कर लेते हैं लीगल सर्जन की। तो लीगल सर्जन के संबंध में मैंने आपको ये बताया। अब अपन डिक्री पर जो बात कर रहे हैं तो डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। डिक्री किसी न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। अब औपचारिक अभिव्यक्ति क्या है इसको अपन समझ, एक धागा आप समझ लीजिए, फिर डिक्री की डेफिनेशन खुलती जाएगी खुलती जाएगी खुलती जाएगी। डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजुडिकेशन? अपन ये भी कह सकते हैं डिक्री इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जजमेंट। तो जजमेंट को आप सबसे पहले समझें, उसके बाद फॉर्मल एक्सप्रेशन को समझें। जजमेंट का मतलब ये होता है द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज फॉर रीचिंग सम कंक्लूजन। तो जजमेंट हो सकता है 50 पेज का हो, 100 पेज का हो, 200 पेज का हो, लेकिन उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन हो सकता है 4 लाइन का हो सकता है 1 पैराग्राफ का हो सकता है 1 लाइन का हो। आप इस तरह से समझिए कि आप जब छोटे थे तो आपकी दादी माँ ने एक स्टोरी आपको सुनाई। क्या सुनाई? इस तरीके से ऐसे एक हमारे गांव में बच्चा था और वो धीरे धीरे चोरी करने लग गया, चोरों के साथ रहने लग गया। उसके बाद वो बड़ी बड़ी चोरी करने लग गया। एक बार उसको पुलिस पकड़ के ले गई और अल्टीमेटली नानी माँ क्या कहना चाहती है कि बेटा चोरी करना बुरी बात है। तो इस 15 मिनट की स्टोरी का, 10 मिनट की स्टोरी का फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या हुआ कि बेटा चोरी करना बुरी बात है। इसी तरह से आपकी दादी माँ ने एक कहानी सुनाई और अल्टीमेटली उस कहानी के संबंध में क्या लेसन उसने दिया, क्या फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया, क्या वो कहना चाहती है, दैट इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ दैट स्टोरी। इसी तरह से जजमेंट 50 पेज का, 100 पेज का हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जज कहना क्या चाहता है, तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम दस्तावेजातों को देख के, तमाम तथ्यों को देखते हुए, तमाम बहस को देखते हुए अल्टीमेटली वो इस नतीजे पर पहुंचा कि प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू गेट 50 लाख रुपीज़ फ्रॉम डिफेंडेंट विद इंटरेस्ट। एक मनी सूट किया, दावा किया और जवाब दावा आया। जवाब दावे के बाद इश्यूज़ बने।
इश्यूज बनने के बाद एविडेंस हुई, एविडेंस होने के बाद फाइनल आर्गूमेंट्स हुए, और फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद जजमेंट की तारीख पड़ी, जजमेंट लिखाया गया, और जजमेंट लिखाने के बाद जजमेंट के लास्ट में आदेश जारी किया। दैट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द जजमेंट। तो आप ये देखिए कि यदि फॉर्मल एक्सप्रेशन आप समझ गए तो डिक्री की डेफिनेशन अब बनाइए। किसका फॉर्मल एक्सप्रेशन? जजमेंट का फॉर्मल एक्सप्रेशन। जजमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट गिवन बाय द जज फॉर रीचिंग सम कंक्लूजन। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन और जजमेंट, तो जजमेंट के फॉर्मल एक्सप्रेशन को डिक्री कहते हैं। किसी न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति को डिक्री कहा जाता है। आप फिर समझिए, गीता आपने पढ़ी, गीता 100 पेज की पढ़ी, 200 पेज की पढ़ी। अल्टीमेटली व्हाट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ गीता? कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करें। दिस इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन। 200 पेज का निचोड़ क्या है? कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इन द सेम वे 50 पेज के जजमेंट का फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है? कि जो वादी ने दावा प्रतिवादी के खिलाफ 5 लाख रुपए का किया, तो अदालत ने ये तय कर दिया अपने फॉर्मल एक्सप्रेशन से कि प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू गेट 5 लाख रुपीज विद इंटरेस्ट फ्रॉम डिफेंडेंट। ओके, इसी तरह से मकान खाली करने का न्यूसेंस के बेसिस पे, डिफॉल्ट के बेसिस पे, और भी जो कारण है उसमें से मान लीजिए आपने 2 कारण लेकर के मकान खाली कराने की अर्जी दी, तमाम चीज़ें आई, अर्जी आई, अर्जी का जवाब आया, इश्यूज बने, एविडेंस हुई, तमाम चीज़, फाइल बहुत मोटी हो गई, अल्टीमेटली जजमेंट हुआ। जजमेंट की अर्जीदार की अर्जी खारिज की जाती है, मतलब मकान खाली नहीं होगा। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। तो डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब जजमेंट। तो डिक्री किसी न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। अब इस फॉर्मल एक्सप्रेशन से 5 लाख प्राप्त करने का अधिकारी है वादी प्रतिवादी से। इस फॉर्मल एक्सप्रेशन से क्या हुआ? फॉर्मल एक्सप्रेशन से यह हुआ कि जज साहब ने आपके कानूनी अधिकार को तय कर दिया, विच डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ पार्टीज कंक्लूसिवली। संपूर्ण रूप से 5 लाख रुपए की डिक्री आपके हक में 5 लाख रुपया आपको दिलवा दिया गया। एग्जीक्यूशन की बात दूसरी है, किस तरह से मिलता है वो एग्जीक्यूट कराएंगे उसको, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। इस फॉर्मल एक्सप्रेशन ने क्या किया? इस फॉर्मल एक्सप्रेशन ने ये किया कि आपके लीगल राइट को कंक्लूसिवली डिसाइड कर दिया, डिटरमाइन कर दिया। तो देखिए कितनी इजी बन गई। अब एक धागा आपने पकड़ा, कौन सा? फॉर्मल एक्सप्रेशन का, जजमेंट के फॉर्मल एक्सप्रेशन का। उस फॉर्मल एक्सप्रेशन से क्या हुआ? उस फॉर्मल एक्सप्रेशन से ये हुआ कि कोर्ट ने आपके लीगल राइट को तय कर दिया, आपके लीगल राइट को दिलाया, नहीं दिलाया, आप हारे जीते एक अलग बात है, बट द कोर्ट हैज डिसाइडेड, कोर्ट हैज डिटरमाइंड द लीगल राइट ऑफ द पार्टीज कंक्लूसिवली, उस फॉर्मल एक्सप्रेशन से। तो अपने बात समझ में क्या आई? जजमेंट आया, जजमेंट के बाद फॉर्मल एक्सप्रेशन समझिए, और फॉर्मल एक्सप्रेशन ने क्या किया? फॉर्मल एक्सप्रेशन ने आपके लीगल राइट को तय कर दिया, डिटरमाइन कर दिया, कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया। तो डेफिनेशन क्या हुई, कैसी चली? कि डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज कंक्लूसिवली। अब अपन ये देखें कि भाई डिक्री के कोई प्रकार भी होते हैं। तो डिक्री में भी प्रिलिमिनरी, डिक्री में भी फाइनल, डिक्री में भी पार्टली प्रिलिमिनरी, डिक्री में भी पार्टली फाइनल। इस चीज़ को समझ लेते हैं कि डिक्री प्रिलिमिनरी कब हुई, डिक्री फाइनल कब हुई। देखिए, मनी सूट है 5 लाख रुपए का, तो डिक्री इज डिक्री, मीनिंग देयर बाय इट हैज बिकम एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इट हैज बिकम फाइनल डिक्री। आप इसको डिक्री कहिए। अब एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि डिक्री प्रिलिमिनरी और डिक्री फाइनल। देखिए, मैंने एक मुकदमा किया,
ए ने एक मुकदमा किया बी सी डी के खिलाफ और उसने कहा कि मेरे फादर की डेथ इंटेस्टेड हो गई विदाउट मेकिंग एनी पार्टीशन, विदाउट मेकिंग एनी विल इन द लाइफ टाइम ऑफ माई फादर है, और वो स्वर्ग सिधार गए। न तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का पार्टीशन किया था, न हमें दिया था, न बंटवारा किया था, न उसकी वसीयत है। इंटेस्टेड डेथ हो गई उनकी। अब क्या हुआ कि एक छोटा ही छोटा भाई है, छोटा ही छोटा बेटा है उनका फादर का। वो 4 भाई है, ए बी सी डी। ए ने कहा कि फादर की ज़मीन में से आपने मेरे को एक केवल कोने की ज़मीन दे रखी है, केवल 100 गज का टुकड़ा मुझे दे रखा है, जबकि फादर छोड़ के गए 2000 गज। फादर एक मकान छोड़ के गए हैं जिसमें 24 कमरे हैं, मुझे केवल 2 कमरे दे रखे हैं, बाकी आप लोगों ने ले रखे हैं। किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 3, किसी ने 8, राइट। तो छोटा भाई गया कहाँ? पार्टीशन के सूट में, ए वर्सेस बी सी डी। बी ने जवाब दिया ये हमारा खास भाई नहीं है, ये मामा जी का लड़का है। सी ने जवाब दिया कि हमारे पिताजी तो पहले ही इसको दे चुके थे और इसके राइट ख़त्म हो गए थे। और डी ने जवाब दिया कि ये तो साहब हमारा नौकर है, गांव से हमारे पिताजी ले आए थे इसको पाला पोसा, हम भाई की तरह इसको रखते थे। फादर की डेथ के बाद ये कहता है कि साहब मुझे भी हिस्सा दो। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? एक इशू ये बनेगा, क्या बनेगा? वेदर ए इज एंटाइटल्ड टू गेट 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड और नॉट। ये इशू बनेगा क्योंकि डिस्प्यूटेड है। कोई कहता है मामा जी का लड़का, कोई कहता है पहला दे चुके इसको, और कोई कहता है कि साहब ये तो नौकर है, अब ज़बरदस्ती हिस्सा मांगता है, भाई की तरह हमने पाला, ये माथे चढ़ गया ये आदमी। तो ये तमाम स्थिति एविडेंस हुई। ए ने तमाम चीज़ें पेश कर दी, अपना बर्थ सर्टिफिकेट पेश कर दिया, अपने स्कूल के कागजात पेश कर दिए, अपने कॉलेज के कागजात पेश कर दिए, राशन कार्ड जो पिताजी का था वो पेश कर दिया, इन तमाम दस्तावेजी साक्ष्य से। और जो निर्णय हुआ वो ये निर्णय हुआ, नो, ए इज़ वेरी मच एंटाइटल्ड टू गेट 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। और ए जो है एक्स का जाइंदा पुत्र है, ये तय हो गया। अब उस डिक्री को लेकर के वो कहाँ पहुँचा? डिक्री को लेकर भाई साहब के पास पहुँचा, बी सी डी के पास पहुँचा। खाली करो जी, मुझे दो जी, कमरे दो जी, हटो जी। तो बड़े भाइयों ने कहा ब्लडी फूल, गेट आउट फ्रॉम हियर, आइंदा मत आना। भागा भागा वकील साहब के पास आया कि आपने कैसी डिक्री मुझे दी है। देखिए, मैं भाई साहब के पास गया, उन्होंने मुझे भगा दिया। मैंने कहा डिक्री मेरे पास है, और मैंने कहा 1/4 हिस्सा मेरा भी है। उन्होंने कहा आउट। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं साहब, वो तो मुझे हिस्सा ही नहीं देते। तो वकील साहब ने कहा देखिए ये तो प्रिलिमिनरी डिक्री है, फाइनल डिक्री तो अब बनेगी। प्रिलिमिनरी डिक्री में केवल ये तय हुआ है जो डिस्प्यूट था कि आप एक्स के लड़के हैं या नहीं, आपका 1/4 हिस्सा बनता है नहीं बनता है। तो अभी तो प्रिलिमिनरी डिक्री बनी है कि यू आर एंटाइटल्ड टू गेट 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ योर फादर। अब कौन सा हिस्सा किसको कैसे कब मिलेगा वो तय होगा फाइनल डिक्री में। अब वो समझा बात को, और फाइनल डिक्री के लिए अप्लाई किया गया। अदालत ने कमिश्नर को भेजा। कमिश्नर ने क्या किया, एक नक्शा बनाया कि 24 कमरे से 6 कमरे इसके, 6 इसके, 6 इसके, 6 इसके, छत के 4 भाग किए, और जो 8 दुकानें थी उसमें से 2-2 दुकानें सबको दी, और इस तरह से बाय मीट्स एंड बॉन्ड्स ये पार्टीशन कर दिया। और अदालत में वो कमिश्नर की रिपोर्ट गई। अदालत ने सभी लोगों से पूछा, कोई डिस्प्यूट हुआ उसको तय कर दिया, और अल्टीमेटली अदालत ने इस तरह से जो है ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर वो नक्शा मौका कि लाल रंग का भाग ए का, पीले रंग का भाग सी का, नारंगी का बी का, और काले का, इस तरह से पार्टीशन।
दैट हैज़ बिकम द फाइनल डिग्री। अब कोई बचा नहीं इशू जो तय करना है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिग्री। अब अपन ने क्या समझा, फिर देखिए क्या मैं सही हूँ। डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच डिटरमाइन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज कंक्लूसिवली। डिक्री में भी प्रिलिमिनरी, डिक्री में भी फाइनल। ये अपन ने ऑपरेट किया और डिक्री को समझा। तो डिक्री के फर्स्ट पार्ट को अपन ने समझ लिया। अपन कहाँ से चालू हुए थे और कहाँ रुके और किस तरह से अपन ने डेफिनेशन को देखा और तमाम एक धागे को पकड़ के अपन ने उस डिक्री की डेफिनेशन को खोला। अब हम डिक्री के सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं और इसका थोड़ा सा पेट काटते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब अपन डिक्री के डेफिनेशन के पार्ट 2 पर अपन बात करते हैं। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 बट शैल नॉट इंक्लूड पर अपन आगे बात करेंगे, थर्ड पार्ट पर बात करेंगे। लेकिन अभी अपन बात करते हैं कि जो डिक्री होती है वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। पहले आप रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को समझ लीजिए। जब आप ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ग्राउंड्स मिलेंगे। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। प्लेंटिफ ने एक दावा पेश किया, दावे में आपको लाजमी रूप से इन चीज़ों को इंसर्ट करना पड़ता है, जैसे व्हाट अबाउट द कॉज ऑफ एक्शन, वाद का कारण क्या है, आप अदालत में प्रतिवादी के खिलाफ आपने अदालत में दावा क्यों किया, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एक्शन, झगड़े की जड़ क्या है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो यू हैव टू इंसर्ट इन योर प्लेंट कॉज ऑफ एक्शन। दूसरी बात आपको लिखनी पड़ेगी, व्हाट अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द सूट, आप जो दावा कर रहे हैं उसकी मालियत क्या है, क्या आपने मनी सूट किया है या और किसी भी तरह का दावा किया है, तो आपको वैल्यूएशन ऑफ द सूट आपको निश्चित रूप से बताना पड़ेगा। और उस वैल्यूएशन ऑफ द सूट पर आपने क्या कोर्ट फीस दी है या नहीं दी है। यदि वैल्यूएशन ऑफ सूट आपने कम आका है और इस कारण से कम आका है कि आपको कोर्ट फीस भी कम देनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले अंडर वैल्यू नहीं करेंगे आप वैल्यूएशन दावे की मालियत जो है वो साफ़ सुथरे तरीके से सही ढंग से लिखेंगे। उसके बाद उस वैल्यूएशन पे जो कोर्ट फीस बनती है कोर्ट फीस एक्ट के तहत, तो आप उस कोर्ट फीस को देंगे, इनसफिशिएंट कोर्ट फीस नहीं देंगे। और क्या आपका दावा लिमिटेशन में है या नहीं है, इस संबंध में भी आपको प्लेंट में लिखना पड़ेगा कि मेरा दावा लिमिटेशन के तहत, लिमिटेशन एक्ट के तहत लिमिटेशन में है। और आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि जिस अदालत में आपने दावा पेश किया है उस अदालत को आपके दावे को तय करने का क्षेत्राधिकार है, श्रवणाधिकार है, सुनने का अधिकार है, तय करने का अधिकार है। ये तमाम चीज़ें आपको अपने दावे में इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने प्लेंट तो दायर कर दिया, लेकिन जब डिफेंडेंट आया, उसको तामील हुई और डिफेंडेंट आया, उसने एक एप्लीकेशन लगाई। क्या एप्लीकेशन लगाई? प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के वादी का दावा नामंजूर किया जाए। और उसने ग्राउंड ले दिया कि द सूट इज़ नॉट इन लिमिटेशन, द सूट इज़ नॉट इन, द सूट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन, द वैल्यूएशन इज़ नॉट राइट ऑफ द सूट, द कोर्ट फीस हैज़ नॉट बीन गिवन सफिशिएंट, ऑनरेबल कोर्ट इज़ नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन टू डिसाइड दिस केस। इसमें से कोई भी किसी भी तरह से यदि कोई आधार बना करके 7 रूल 11 का प्रार्थना पत्र पेश करता है तो अदालत निश्चित रूप से उसका जवाब प्लेंटिफ से लेगी कि भाई 7 रूल 11 की एप्लीकेशन नहीं है, आपको क्या जवाब देना है। उस पर बहस हो गई और बहस के बाद अदालत कोई ना कोई तो आदेश देगी, राइट। तो 7 रूल 11 पर जो आदेश होगा, या तो 7 रूल 11 एक्सेप्ट कर ली जाएगी कि आपके दावे को नामंजूर किया जाता है,
बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। या 7 रूल 11 की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा कि जो 7 रूल 11 में जिन ग्राउंड्स पर आप रिजेक्शन ऑफ प्लेंट करवाना चाहते हैं वो बात चलने योग्य नहीं है, तो आपकी 7 रूल 11 की एप्लीकेशन खारिज हो गई, मतलब दावा चलेगा, नामंजूर नहीं हुआ। ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत यदि मान लीजिए आपके दावे को नामंजूर कर दिया जाता है, 7 रूल 11 एक्सेप्ट हो जाती है एंड योर सूट इज रिजेक्टेड, देन दिस ऑर्डर इज डीम्ड डिक्री। इट इज़ नॉट ऑर्डर, इट विल बी डिक्री। बहुत बड़ा काम हो गया, आपका दावा ही खारिज कर दिया गया। मीनिंग देयर बाई वॉट आई वॉन्ट टू से कि 7 रूल 11 की एक्सेप्टेंस, मीनिंग देयर बाई 7 रूल 11 यदि स्वीकार होती है तो इस तरह का आदेश, आप आदेश मानने की गलती नहीं करें, आप इसको डिक्री मानें, आप इसको डिक्री मानें, राइट। और दूसरी तरफ से आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि यदि 7 रूल 11 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, दावे को नामंजूर नहीं किया, लेकिन आपकी 7 रूल डिफेंडेंट की 7 रूल 11 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया, नॉट रिजेक्ट, डिसमिस कर दिया, तो ये आदेश क्या होगा? ये आदेश केवल आदेश ही होगा, इसको आप डिक्री मानने की गलती ना करें। तो थिन लाइन डिफरेंस क्या समझ में आया? 7 रूल 11 के तहत एप्लीकेशन लगती है और वो एक्सेप्ट हो जाती है और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाता है, तो इस आदेश को आप डिक्री मानिए। यदि 7 रूल 11 की एप्लीकेशन ही खारिज हो जाती है, आदेश होता है, तो इसको आप केवल ऑर्डर मानेंगे, डिक्री नहीं मानेंगे। 7 रूल 11 की एप्लीकेशन के तहत यदि दावा रिजेक्ट होता है तो लगता तो ऑर्डर है लेकिन है डिक्री, राइट, इट विल बी डीम्ड डिक्री। और इसी तरह से अपन दूसरी बात करते हैं कि वॉट एवर ऑर्डर्स आर पास्ड अंडर सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन, सीपीसी के सेक्शन 144 के तहत जो भी आदेश जारी किया जाता है, उस आदेश को आप आदेश न माने, उसको आप डिक्री माने। Whatever orders are passed under section 144 of CPC, meaning thereby restitution। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप। एक मकान खाली कराने का दावा मैंने किया, आपके खिलाफ किया, राइट, मेरे हक में डिक्री हो गया। जिन ग्राउंड्स पर मैं आया था वो ग्राउंड ये था कि मैंने लॉ कर लिया है, अब मुझे जो है एक एडवोकेट ऑफिस खोलने की आवश्यकता हो गई है, किराएदार से खाली कराइए। मेरी ये पर्सनल नेसेसिटी, बोनाफाइड नेसेसिटी को अदालत ने मान लिया। उसके बाद क्या हुआ कि दुकान खाली हो गई, परिसर खाली हो गया। दूसरे पक्षकार ने, जो हारा था, उसने अपील कर दी। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, क्या हुआ कि उसने ये देखा कि जिस बिना पे, जिस कारण से, जिस आधार पर मैंने दुकान खाली कराई थी, न तो मैंने वो मेरा ऑफिस बनाया, न वकालत का ऑफिस बनाया, वहाँ पर मैंने इलीगल एक्टिविटीज़ चालू कर दी और मैंने एक बार खोल लिया विदाउट लाइसेंस। मैंने बार शराब बेचने लगा, बियर बार खोल लिया। ड्यूरिंग द पेंडेंस ऑफ अपील वो फैक्ट्स, वो फोटोग्राफ्स, वो तमाम चीज़ें वो लेकर आया अपील में, और अल्टीमेटली उसकी अपील एक्सेप्ट हो गई। अब सवाल ये है कि अपील एक्सेप्ट होने के बाद क्या हो, उसको पोजीशन तो मिलना चाहिए वापस। तो पोजीशन वापस मिलना चाहिए, उसके लिए वो क्या करे? वो ये करता है, किसी ने कहा जी आपको तो पोजीशन वापस लेने का एक दावा करना पड़ेगा और आपको ऐसा करना पड़ेगा। कई तरह की राय हुई, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ने उससे कहा, जो कानून को जानता था, तो उसने कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ट्रायल कोर्ट में एक
एप्लीकेशन लगाई है अंडर सेक्शन 144 ऑफ CPC, इस तरीके से मेरी अपील एक्सेप्ट हो गई, मुझे पोजीशन वापस दिलवाया जाए, राइट। वो बात अलग है कि दूसरा पक्षकार उस अपील की भी सेकंड अपील कर लेता है और उसमें स्टे ले लेता है, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उस हद तक अपन नहीं जा रहे। तो उसने 144 की एप्लीकेशन लगाई कि रेस्टिट्यूशन ऑफ पोजीशन, सिंपल एप्लीकेशन 2 पेज की लगाई, इस तरह से मैं अपील जीत गया, अब मुझे रेस्टोर कराइए मेरे पोजीशन को। तो उसको इधर उधर दावे करने की, रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन एंड दिस एंड डैट के दावे की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ टू गिव एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 ऑफ CPC कि मुझे पोजीशन को रेस्टिट्यूट कराइए, रेस्टोर कराइए। तो वॉट एवर ऑर्डर्स आर पास्ड अंडर सेक्शन 144 और 144 के तहत जो उसने एप्लीकेशन लगाई उसमें उसको पोजीशन वापस मिल गया। तो ये कहा गया है कि वॉट एवर ऑर्डर्स आर पास्ड अंडर सेक्शन 144 ऑफ CPC डेट इज़ अ डिक्री, उसको आप डिक्री मानिए, डेट विल बी डीम्ड डिक्री, उसको आदेश मानने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब अपन थर्ड पार्ट पर आ जाए, डिक्री के थर्ड पार्ट पर। वो क्या कहता है कि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। देखिए, आप एक सेक्शन 104 पढ़ेंगे, ऑर्डर 43 पढ़ेंगे, 43, सेक्शन 104 रेड विद ऑर्डर 43। वो क्या कहता है, 104 जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विच ऑर्डर्स आर अपेलेबल, विच ऑर्डर्स आर नॉट अपेलेबल। इस बात को आप समझ लीजिए, ऑर्डर मे बी अपेलेबल, मे नॉट बी अपेलेबल, डिक्री इज ऑलवेज अपेलेबल अनटिल अनलेस डेट इज अ कंप्रोमाइज डिक्री। कि आदेश अपेलेबल है भी और ना भी हैं, उन्हीं आदेशों की अपील होगी जो कि सेक्शन 104 CPC में बताए गए हैं। सेक्शन 104 अब जब निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे, एक स्लैब है कि जो CPC में सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं और रूल्स हैं कि दीज ऑर्डर्स आर अपेलेबल, CPC के ये ऑर्डर्स अपेलेबल हैं, और यदि वो उस स्लैब में नहीं है कोई ऑर्डर तो डेट इज़ नॉट अवेलेबल, उसकी रिवीजन होगी, ये होगा, वो एक अलग चैप्टर है कि डेट इज़ वाई आप एक स्लोगन को याद रखिए, ऑर्डर मे बी अवेलेबल, मे नॉट बी अवेलेबल, ओनली दोज ऑर्डर्स आर अवेलेबल विच हैव बीन मेंशन अंडर सेक्शन 104, राइट। और डिक्री क्या, जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे डिक्री और ऑर्डर में, तो एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये भी है कि डिक्री की अपील होती है जब तक कि वो कंप्रोमाइज डिक्री नहीं हो, लेकिन ऑर्डर अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेक्शन 104 की बात है। अब ये देख लिए, ऑर्डर 43 प्रोसीजर बताता है। यदि मान लीजिए टेम्परेरी इंजंक्शन है, ऑर्डर 39 रूल 1-2, एक दावा किया परमानेंट इंजंक्शन का और साथ में आपने टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाई, उस पर कोई ऑर्डर हो गया और वो ऑर्डर आपके खिलाफ हो गया। अब आप कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे सेक्शन 104 में क्या ऑर्डर 39 अवेलेबल है या नहीं है। डेट इज़ अ डिक्शनरी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि विच ऑर्डर इज़ अवेलेबल, वो स्लैब है, उसको देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ऑर्डर 39(1)(2 रूल 1-2 इज़ अवेलेबल, तो आप अपील में चले जाएंगे। अब आप ये समझिए कि जब आप अपील में जाएंगे इस ऑर्डर के खिलाफ तो किस प्रोविज़न के तहत जाएंगे, तो वो जो प्रोविज़न है वो ऑर्डर 43 के तहत आप जाएंगे। देखिए, डिक्री की अपील आप करते हैं वो एक डिफरेंट चैनल है, ऑर्डर 41 के तहत जाएंगे। सेकंड अपील आप करते हैं तो डिफरेंट चैनल है, वो ऑर्डर 42 के तहत जाएंगे। और यदि ऑर्डर के खिलाफ आप, पहले तो टोटा इस बात का है कि इस ऑर्डर की अपील होगी या नहीं होगी, और यदि अपील होगी तो वो चैनल ऑर्डर 43 के तहत चलेगा। और यदि पापर सूट, इंडिजेंट सूट में कोई आदेश हो गया, निर्णय हो गया, उसके खिलाफ अपने अपील करनी है तो वो चैनल अलग है, वो ऑर्डर 44 के तहत जाएंगे। और यदि आपको हाई कोर्ट से कोई जजमेंट हो गया, उसके खिलाफ आपको अपील में जाना है
और सुप्रीम कोर्ट जाना है वो ऑर्डर 45 के तहत जाएंगे, उसका एक अलग चैनल है। तो अपन बात कर रहे थे ऑर्डर 43 की, और साथ में क्या बात कर रहे थे, फिर स्लोगन को याद करिए, ऑर्डर में बी अवेलेबल, में नॉट बी अवेलेबल, ओनली दोज ऑर्डर्स आर अवेलेबल विच आई विल मेंशन अंडर सेक्शन 104। तो आप इस बात को समझ लें कि ऐसे ऑर्डर जिनकी अपील ऑर्डर की अपील की भांति होती है, मीनिंग दे बाय प्रोसीजर कहाँ लिखा है 104 रेड विद ऑर्डर 43, ऐसे आदेश जिनकी अपील आदेशों की अपील की भांति होती है वो ऑर्डर ही हैं जिनको आप डिक्री मानने की गलती नहीं करें। तो सेक्शन 104 पढ़िए, उसके साथ ऑर्डर 43 पढ़िए। इसी तरह से अपन बात करते हैं एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अब इस प्रोविजन को आप समझ लीजिए कि डिसमिस फॉर डिफॉल्ट, डीडी, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट, कि वादी ने एक दावा किया, प्रतिवादी के खिलाफ किया, वादी और प्रतिवादी, राइट। मुकदमा चलते चलते एक दिन क्या हुआ कि वादी अनुपस्थित हो गया, द प्लेंटिफ इज एब्सेंट, और उसका एडवोकेट भी नहीं आया, ही इज आल्सो एब्सेंट, वो अपीयर नहीं हुए कोर्ट में। तो डिफेंडेंट क्या कहेगा कि साहब मैं सुबह से बैठा हूँ, 4 बजने वाले हैं, अभी तक ना तो प्लेंटिफ आया ना उसका एडवोकेट आया। तो अदालत कहेगी मैं क्या करूँ बताइए। तो आप एक प्रोविज़न बताएंगे, ऑर्डर 9 रूल 8 निकालेंगे। 9 रूल 8 की पिक्चर क्या है? 9 रूल 8 की पिक्चर ये है कि व्हेन प्लेंटिफ इज एब्सेंट एंड डिफेंडेंट इज प्रेजेंट, तो अदालत लीगल कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या निकालेगी। ऑर्डर 9 क्या कहता है कि अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द कोर्ट एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द कोर्ट, राइट। तो आप 9 रूल 8 बताएंगे, और 9 रूल 8 में क्या लिखा है, जो प्लेंटिफ अनुपस्थित है, उसका वकील अनुपस्थित है, और डिफेंडेंट उपस्थित है, उसका वकील उपस्थित है, डिफेंडेंट उपस्थित है, राइट। तो ऐसी स्थिति में आप ये कहेंगे कि इसमें ये लिखा है कि डिसमिस फॉर डिफॉल्ट कर दीजिए। उसको पेनल्टी क्या हुई, दावा उसने किया और वो खुद ही नहीं आया। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि द कोर्ट में डिसमिस द सूट, राइट। अदालत ने डिसमिस कर दिया, मीनिंग देयर बाय ऑर्डर 9 रूल 8 में एक्शन ले लिया। अब 9 रूल 8 में जब एक्शन ले लिया तो क्या होगा, ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर ही है, इसको डिक्री मानने की गलती नहीं करी है। कि वॉट एवर ऑर्डर्स आर पास्ड अंडर सेक्शन, वॉट एवर ऑर्डर्स आर पास्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 8, इस तरह के आदेश क्या होंगे, वो आदेश ही होंगे। बहुत बड़ा काम हो गया, उसका दावा ही डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया, राइट। तो ऐसी स्थिति में इस आदेश को आदेश ही मानिए, डिक्री मानने की गलती नहीं करी है। जब मैं आपको ऑर्डर 9 पढ़ाऊँगा, ऑर्डर 9 रूल 1 से लेकर 9 रूल 14 तक जब अपन बात करेंगे, तो वो चैप्टर क्या है कि अदालत में पक्षकारों का आना, यदि पक्षकार अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच।